प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया। अभी तक जो थ्योरी पढ़ाया उसमें से कुछ हम प्रॉब्लम करवाए थे, न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आता है। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को लाए हैं और उसको बनाएंगे, उसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसे हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट होगा। तो अभी तक आप क्या सीखे हैं, क्या जाने हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे डील करिएगा, आज उसका हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 100 साइन 314 t वोल्ट फाइंड। ध्यान से, कुछ नहीं करा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है। आपको मालूम है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये होता है उसका वोल्टेज इक्वेशन। डीसी में डायरेक्ट पढ़ेगा तो दिया हुआ रहेगा कि 12 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, ये वोल्टेज इक्वेशन रूप में होता है, समीकरण रूप में होता है, तो उसी टाइप से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू साइन 314 t दिया हुआ है। फाइंड निकालना है, वैल्यू निकालना है, किसका किसका। तो पहला मैक्सिमम वोल्टेज, इस इक्वेशन में मैक्सिमम वोल्टेज क्या है वो बताइए। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा टाइम पीरियड, पांचवा एवरेज वैल्यू, छठा आरएमएस वैल्यू, सातवां में पिक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक टू पिक वोल्टेज। इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं कर सकता। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम अभी जो समझाएंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आपके पास कोई भी बुक होगा, प्रैक्टिस करिएगा, सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हर चैप्टर वाइज टेस्ट लगवाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको फुल लेंथ भी टेस्ट लेंगे, पूरा कंप्लीट टेक्निकल हम क्लियर करके आपको एग्जाम में भेजेंगे। क्लियर, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, पहला क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो आइए और ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, आप लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम आपके साथ है, हम बताएंगे वैसे वैसे करना है, हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं लगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है और इतना सारा चीज़ पूछा। ये वर्ड मीनिंग जो हमेशा है बार बार आएगा, उसको बार बार लिखिए, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है ही नहीं है। इसमें हमको ये नहीं देखना ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ पर इज एम आर लगेगा, कहाँ पर हैव हैज लगेगा, कहाँ पर एक्टिव से पैसिव करना, ये सब कुछ नहीं यहाँ पे है। कुछ वर्ड मीनिंग है उसको याद करिए, सिंपल वे में क्वेश्चन पढ़िएगा, आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए पहला जो है आपका जो वोल्टेज का इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन क्या आपको दिया गया है भाई। तो एक ही चीज दिया गया, क्या दिया गया कि वोल्टेज का इक्वेशन दिया, क्या दिया है, तो बोला है कि 100 साइन 314 t वोल्ट, ये दे दिया है। इसी में पहला सवाल कर दिया आपको कि मैक्सिमम वोल्टेज बताइए। पहला सवाल यही ना किया, क्या किया कि मैक्सिमम वोल्टेज। कभी कभी मैक्सिमम ना लिखेगा तो लिख देगा पिक वोल्टेज, तो पिक माने भी मैक्सिमम। ठीक है, आ रहा सुन में, हिंदी में लिखेगा अधिकतम विभव, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कंपैरिजन सबसे पहले करिए। ये जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन को आप वन मानिए, है ना। और आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वोल्टेज, तो इसके पहले आप मान लीजिए, है ना, कि जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 2 मारिए और दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके देखिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। पहला इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज लिखा हुआ होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे आ गया पहला का जवाब कि वी एम इज इक्वल टू 100 वोल्ट। हम ऐसा क्वेश्चन आपको कराए थे, लेकिन आज हम इसीलिए फिर एक क्वेश्चन को लेके चले आए हैं ताकि पिछला वाला भी आपको कुछ रिवीजन हो जाए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिएगा, मोर एंड मोर कंफ्यूजन दूर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बन गया,
अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्लियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। चलिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू जो है, ध्यान से देखना, यहाँ पर टी के बगलवा में जो लिखल है ना भाई साहब, ये क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि टी के बगल में क्या है लिखा हुआ, तो 314 लिखा हुआ, बस हो गया। कंपैरिजन करते चलिए, तुलना करते चलिए, तो क्या हो गया, 314 रेडियन पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही ना, हम छोटा छोटा सवाल, हम तो बताए भी किए थे आपको कि ये सब सवाल जो आएगा ना, एसी का मैक्सिमम सवाल बगैर पेन उठाए बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आना चाहिए। नहीं कैलकुलेशन आएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो फिर ऐसे कंपेरिजन करके फटाफट चलना है। अब बनाने समय में इतना थोड़ी हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तीसरा बोला है आपका फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी। सी नंबर में क्या आपको बोला है, फ्रीक्वेंसी। क्या बताइए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब, एफ बतलाइए। क्या बतलाइए, एफ। तो फ्रीक्वेंसी जो है हम कैसे पता करेंगे, तो आपको बताए थे कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है 314 टी यहाँ दिया हुआ है, और हम यहीं पर लिखेंगे, याद रखिएगा आप। ओमेगा का वैल्यू में 2 पाई एफ आता है, इज इक्वल टू 314। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 2 पाई। 314, तो पाई का वैल्यू 3.14। ये दशमलव को हम लोग हटाएंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, और 314 कैंसिल होगा, दो से इसको कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा। दैट मीन्स 50 हर्ट्ज। देखिए ये कैलकुलेशन करके समझा रहे हैं आपको, है ना। आपको इस इक्वेशन को देख करके, यहाँ से देख करके ही हम आपको समझाए थे कि कैसे क्वेश्चन को टेकल करिएगा, पकड़ लेना है कि अच्छा हो 314 दिया है, 50 हट जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, एक लाइन में याद करना है। ऐसा हम थ्योरी बता के आपको उसमें बताए थे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके कंपैरिजन करते चलिएगा, तो थोड़ा टाइम टेकन होगा। यदि वहाँ पर क्लियर है, वहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ का बात समझ में आ गया, तो ये आसानी से बनता जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज, क्लियर। आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा है कि टाइम पीरियड एवरेज वैल्यू। टाइम पीरियड एवरेज वैल्यू, टाइम पीरियड एवरेज वैल्यू। देखिए टाइम पीरियड और एवरेज वैल्यू, डी नंबर में टाइम पीरियड, पीरियड, तो टाइम पीरियड टी बोलते हैं, है ना। तो टी और एफ में क्या रिलेशन होता है, आपको मालूम है कि टी एफ जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। तो टी इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी कितना आया, तो 50 हर्ट्ज आया। तो बना दीजिए, जब 50 हर्ट्ज आ ही गया है तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 20 मिली सेकेंड लिखिएगा, और नहीं तो 0.02 सेकंड लिखिएगा, ये वाला बात लिखिए। और नहीं तो 0.02 सेकंड लिखिए। आए सुन में, मिली लगाना है तो वो वाला लिखिए, चाहिए वाला लिखिए, ज़्यादा हार्ड है। और ऐसे भी आपको बताए थे कि 50 हर्ट्ज जाएगा तो 20 मिली सेकेंड होगा, ये सब तो बिल्कुल बताया गया क्वेश्चन है, फिर भी चलो हम इसको दे दिए हैं। तो टाइम पीरियड हो गया आपका। टाइम पीरियड के बाद क्या बोला, एवरेज वैल्यू। अब आइए मेन चीज पे, एवरेज वैल्यू। तो देखिए एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू जो होता है, क्या होता है एवरेज वैल्यू, तो आपको मालूम है कि साइन का वोल्टेज दिया हुआ साइन के टर्म में, यानी साइन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर वोल्टेज का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम वोल्टेज लिखना पड़ेगा। करंट करा था तो मैक्सिमम करंट लिखते हैं। 0.636 इंटू मैक्सिमम कितना था इसका, तो 100 था। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए,
तो आपको आएगा 63.6। आ रहा समझ में? इतना वोल्ट एवरेज वैल्यू। देखो उस समय हम क्यों फार्मूला लेके छोड़ देते थे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मालूम नहीं था। आज तो हमारी इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ कि 100 वोल्ट है, तो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पुट करिए और कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज वैल्यू निकल चुका है। उसके बाद आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपको क्वेश्चन बताया गया है थ्योरी में, 0.737 है ना, इंटू मैक्सिमम वैल्यू। 0.737 इंटू 100। अब 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73.7 वोल्ट। तो देख लीजिए कि एवरेज वैल्यू से बड़ा हुआ कि नहीं आरएमएस वैल्यू। और 100 वोल्ट जो क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से यही चीज आपको सीखने को मिलेगा कि देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद आरएमएस वैल्यू। हम उसे एक ट्रिक समझाए थे आपको कि कैसे याद करना है। उसके बाद एवरेज वैल्यू 63.6। बताइए, तो हम लोग जो है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, हम लोग नहीं, जो साइंटिस्ट लोग हैं जो इसको आविष्कार किए, इसको समझे, इसको देखे, है ना, कि विद्युत में ऐसा होता है तो कौन सा वैल्यू लेके चले। तो ये एवरेज वैल्यू भी ना लिया जाता है ना मैक्सिमम वैल्यू, और ये लिए जाते हैं। यानी आपके घर में जो बिजली आ रही है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बिजली आपके घर में आ रही है वो कौन सी वैल्यू है भाई, वोल्टेज का कौन सा वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू। यदि पूछेगा सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है आपके यहाँ, वो भी कौन सा वैल्यू है, आरएमएस करंट है। मैक्सिमम कभी नहीं बोलना है। आपको पूछा जाता है, बताया जाता है कि आपके घर में ना 220 वोल्ट एसी सप्लाई हो रहा है, तो वह कौन सी वैल्यू है, तो बोलना होगा आरएमएस वैल्यू है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये आरएमएस डाटा है, ये मैक्सिमम डाटा है, ये आरएमएस है और ये एवरेज है। क्लियर हुआ? इसी के तर्ज पर आपको हम याद करवाए थे कि फॉर्म फैक्टर कैसे याद करिएगा, पिक फैक्टर कैसे याद करिएगा। अब उसी चीज को हमको आगे बनाना है। जल्दी से इसको हटाए। चलिए, अब यहाँ से देखने से आपको स्पष्ट पता चल रहा है, उस समय तो थियोरिटिकली था तो हम बताते चल रहे थे नहीं। तो अगला जो सवाल है क्या है वो, एवरेज वैल्यू हो गया, पिक फैक्टर फॉर्म फैक्टर। अगला है पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। पिक फैक्टर, तो पिक फैक्टर क्या होता है आपको मालूम है? पिक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ इसको, और इसके बाद जो पूछा है आपका, इसके बाद जो पूछा है फॉर्म फैक्टर, इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो भागा देते रहिएगा, आपका आंसर वही आएगा, और आप, मैंने कि आपका कैलकुलेशन लेंदी टाइप का हो जाएगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप करिएगा क्या, ये बिल्कुल एसी का चीज़ है, एसी का ही चल रहा। तो साइन वेव का है, तो साइन वेव का जो याद रखें फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिएगा, याद है तब। और नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 100 और आरएमएस वैल्यू अभी निकाल के लाए 73.7। है समझ में? तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू वी और डिवाइड बाई वी √2। यही होता है ना आरएमएस वैल्यू। तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1.414 एकदम डायरेक्ट यही याद रखिए ना। और नहीं तो आप 100 में इतना से भाग दे के देखिए, आपका यही आ जाएगा 1.414। और इसका क्या होता है फॉर्म फैक्टर का, 1.11। ये दोनों डाटा याद रखिएगा, जैसा ही साइन का इक्वेशन दे दे, वोल्टेज इक्वेशन आ जाए, करंट का इक्वेशन आ जाए, कुछ भी आए, ये दोनों यदि चीज पूछा तो आपको यही जवाब देना होगा। और नहीं तो आप जो डाटा निकाल के ला रहे हैं वो डाटा से भी डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा। क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसमें भी एक क्वेश्चन और रह गया। क्या रह गया? पिक टू पिक वोल्टेज बोला है। क्या है? लास्ट पिक टू पिक वोल्टेज, हाँ। तो यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन चीज़ों को हम आगे लिखेंगे। पिक टू पिक वोल्टेज, तो आइए पिक टू पिक वोल्टेज पर हम चर्चा करें।
पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक वोल्टेज जो होता है, पीक टू पीक वोल्टेज ऐसे लिखते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिएगा, आपको बताए थे हम 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ये होता कैसे है? तो हम ग्राफ्स आपको बताए थे, ये साइन का यदि ग्राफ है, वेव है, तो एक पिक यहाँ पर मिला हमारा और दूसरा पिक यहाँ पर मिला है। एगो पॉजिटिव में है और एगो निगेटिव में है। तो पिक टू पिक वैल्यू बोलता है तो मैक्सिमम वैल्यू, है ना, माइनस माइनस में मैक्सिमम वैल्यू। तो वी एम माइनस माइनस प्लस वी एम, तो टोटल हो जाता है 2 इंटू, ये क्या हो गया, पिक टू पिक वैल्यू का फार्मूला, याद रख लीजिए। तो पिक टू पिक वैल्यू बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू वी एम। तो 2 आ गया आपका, और मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 100 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा आइडियाज डेवलप हो गया होगा। इससे फालतू क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं सकता। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा, बस सब कुछ पूछेगा। दूसरा डायरेक्ट बोलेगा कि एक सर्किट है, एक सर्किट है, मान लो कि कुछ भी ये सर्किट है ना, ये कुछ से जुड़ा हुआ, बोलेगा कि इसमें वोल्टेज जो सप्लाई किए हैं, हम आगे चलेंगे दिखाएंगे, वोल्टेज जो सप्लाई किए हैं 200 वोल्ट है, आर का वैल्यू है 4 ओम है, कुछ भी रहे, बोलेगा करंट क्या आएगा। तो यहाँ पर ये देख करके ये नहीं समझना है कि कौन सा ही वैल्यू दिया है। जैसा ही इसमें साइन उन्हें नहीं लगा हुआ तो ये आरएमएस वैल्यू है। एसी का कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। अब होश हवास में आपको कैलकुलेट करना है कि पूछा क्या है, कि आरएमएस वैल्यू है, करंट पूछ रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। चीजों को समझिएगा। तो यदि वोल्टेज 200 वोल्ट ऊपर में दिया गया है और 4 ओम ये दिया है, तो 4 पचे का 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 एम्पियर करंट इसमें आ रहा है। लेकिन ये 50 एम्पियर कौन सा वैल्यू हो गया, तो आरएमएस करंट हो गया। तो वहीं पर आपको गौर फरमाना होगा, ध्यान देना होगा, पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम तो नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम करंट तो नहीं पूछ रहा। लड़के लोग क्या करता है, ये निकाल लिया, उसको पता ही नहीं कि कौन सा वैल्यू निकला, ये आरएमएस वैल्यू निकाल लिया। जैसा ही डाटा फिक्स दे दिया, मैं साइन वगैरह नहीं लगाया, देखिए साइन लगाता है तो क्या होता है, पूरा एक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन के जो आगे में लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू 100 sin ओमेगा टी। तो जो 100 है कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ना कि आरएमएस वैल्यू है। सीधा सीधा ये इक्वेशन ना देके यही लिख देता कि 100 वोल्ट ऐसे सप्लाई किए हैं, तो यह जो 100 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है। तो सोच समझ के होशो हवास में जवाब देना है, पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अरे भाई ये तो आरएमएस वैल्यू दिया है, तो कन्वर्ट करो जल्दी इसको मैक्सिमम वैल्यू में। तो जो फार्मूला बताएं आपको आरएमएस वैल्यू का, कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, इस इक्वेशंस के सहायता से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन इस पर भी करवा देंगे। बात समझ में आया? तो हम अभी ये समझाना चाह रहे हैं, चलिए ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, अभी बताने से कोई फायदा है नहीं, आप अभी इसको सिर्फ नोट कर लीजिए। पहला स्लाइड ये रहा आपका, पहला का सॉल्यूशन है, पहला का फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, ये रहा, ये रहा। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से रखना, लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड कर लीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं, हिंदी का भी उपाय कर रहे हैं, टाइपिंग हम करवा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप लोग कोऑपरेट थोड़ा करिए, ठीक है। प्योर हिंदी टाइपिंग होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको, हम अरेंज कर रहे हैं, हम हिंदी का भी व्यवस्था करेंगे आपके लिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि जो हम बोलते हैं वहाँ से समझिए, और थोड़ा सा अपने आप को भी ना अपग्रेड करिए, समय के साथ थोड़ा सा अपग्रेड करना है। आप इतना दिन तक हिंदी समझे बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा दो चार वो टूटी भाषा में अंग्रेजी भी समझ जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
दूसरा का सोल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 100 mH मतलब 10 मिली हेनरी। एच का मतलब हेनरी होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इंडक्टर, इंडक्टर कहते हैं कि इसको, यही तो है भैया इंडक्टर। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हो रहा है ना, वो हो रहा है इंडक्टेंस, यानी एल की वैल्यू दे दिया है कितना, तो 10 मिली हेनरी। कैरी ए साइनसॉइडल करेंट ऑफ 1 एम्पियर। बहुत अच्छा, देखो 1 एम्पियर लिखा है, इक्वेशन नहीं लगाया है, लेकिन बगल में स्पष्ट बोल दिया आरएमएस। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उसका जीता जाता उदाहरण आपको यहाँ पर मिल रहा है। नहीं, इक्वेशन के रूप में नहीं लिखा। क्या लिखा कि इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, कुछ भी सप्लाई दे रहे होंगे, है ना। तो जो इसमें जो करंट जा रहा है ना, आई, ये क्या जा रहा है भाई, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, बस यही बोला है। तो आपको समझ जाना है ना कि 1 एम्पियर जो जा रहा है, इसमें इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, यानी आरएमएस वैल्यू है, कभी नहीं मैक्सिमम रहता, याद रखना। तो बोलते हैं हम लोग रेटेड करंट, मैंने जो रेटिंग जो दिया हुआ था वो आरएमएस में दिया हुआ था। 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी बोला कि 50 हर्ज है, यानी इसमें जो एसी है ना जी, तो जो फ्रीक्वेंसी चल रहा है वो कितना हर्ज का है, 50 हर्ज का। स्पष्ट वे में दे दिया है, स्पष्ट वे में आपको दे दिया कि 50 हर्ज का है। एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा बोला। बार बार तो हम बोलते ही आ रहे हैं आपको, आपको तो पता ही है कि एवरेज पावर क्या होता है, किसको बोलते हैं। क्या बोला यहाँ पर कि एवरेज पावर डिसिपेटेड, मैंने जो खर्च कर रहा है कौन, इंडक्टर के बारे में बोल दिया कि इंडक्टर कितना डिसिपेट कर रहा है पावर को। क्या वोल्टेज इसमें है वो सब हमको नहीं दिया है, हमको उसके लिए चिंता भी नहीं करना है। लेकिन आप बनाइए कि इसको कैसे बनाइएगा, है ना। पावर पूछा है, किस में पावर पूछा है, तो एल में पूछा है। थोड़ा सा आप यहाँ से हट के थोड़ा सा थ्योरी पर विचार करिए कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल का चर्चा किया गया है। इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध एल, शुद्ध इंडक्टेंस, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो आपको हम वहाँ पर पावर प्रूफ करके बताए थे, वेव डायग्राम से, इक्वेशन से, सबसे, कि पावर क्या होता है। पी जो लिखते हैं उसको कौन सा पावर कहते हैं, एवरेज एक्टिव पावर बोलते हैं। तो वही चीज बात यहाँ पर पूछ दिया कि एवरेज पावर डिसिपेट इंडक्टर कितना करेगा, तो इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा बताएंगे कि एवरेज एक्टिव पावर जो होगा, यानी कि पावर जो होगा, एवरेज एक्टिव पावर जो होगा 0 होगा। ऑप्शन में इसका आएगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 10 वाट, 5 वाट, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर हो रहा। ऐसा क्यों हम बोलते हैं 0, तो थ्योरी के आधार पर बोल दिए, क्यों, क्योंकि हम इसको बता दिए थे आपको कि यदि प्योर इंडक्टर है, इसमें रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, रेसिस्टेंस रहेगा तो फिर पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बात को समझिएगा। 10 मिली हेनरी इंडक्टर, जैसा ही यहाँ पर बोल दिया, यानी कि एल का वैल्यू है, लिख दिया। कैरी मैंने ढो रहा है, क्या ढो रहा है भैया, तो एगो साइनसॉइडल करेंट, स्पष्ट लिख दिया, यानी एसी करंट। कभी कभी लिख देगा एसी करंट, या फिर लिख देगा साइनसॉइडल करंट, साइनसॉइडल बोलो या एसी बोलो एक ही बात है। कितना, तो 1 एम्पियर, और स्पष्ट बगल में भी लिख दिया कि आरएमएस है ये। आइटा फ्रीक्वेंसी ऑफ किस फ्रीक्वेंसी पे, तो 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब वोल्ट सबसे पूछा, क्या आपसे पूछा, वोल्टेज नहीं, एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर। इंडक्टर जो है एवरेज पावर 0 होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चले हम लोग, चलिए। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड पावर फैक्टर। अच्छा, एक सर्किट दिया है पहले, ध्यान से समझिएगा, जिसमें इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज कर दिया, सर्किट न लिख करके लैंग्वेज लिख दिया। उस लैंग्वेज के आधार पर आपने सर्किट बनाया, तब आंसर दिया। एग्जाम में यही करने वाला, कभी सर्किट दे देगा, लैंग्वेज नहीं लिखेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब सर्किट देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जब लैंग्वेज देगा तो उस लैंग्वेज को पढ़ करके, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसको पढ़ करके समझ के आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब सोल्यूशन पे आना पड़ेगा।
तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे से सर्किट ही नहीं ड्रॉ होता है, गलती गलती कर लेता है, उसको दिमाग ही नहीं काम करता। लेकिन जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं आपको, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपका इसका बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा कैसे हम उसको टैकल करेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि आर दे दिया 6 ओम, एल भी दे दिया है। अच्छा एल देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पर एल 8 ओम लिखा है, तो ध्यान से देखना, ओम जैसे ही आएगा, यानी एक्सेल दिया हुआ, एल नहीं। यूनिट से पकड़ना होता है कि कौन कौन डाटा दिया हुआ है। यदि आपको 8 मिली हेनरी दिया हुआ रहता तो इसका मतलब है एल दिया हुआ है। एक बात बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम जिस लेवल का प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, आपको कभी भी टेक्निकल कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे आप रेलवे दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, मैंने पीयूसी सेक्टर का जितना नाम ले लो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना, जितना भी आपको माइंड में आता होगा, आईओसीएल, जितना भी स्टेट का आपका आता है पावर होल्डिंग, इस तरह से बिहार का है ना पावर होल्डिंग, यूपी का आता है यूपी पीसीएल, जल्दी आने वाला है, झारखंड का आने वाला है। तो ये सब में जो पूछेगा ना, तो इससे ज़्यादा डिटेल कभी पूछ ही नहीं सकता। आप बहुत गौर से और बहुत बढ़िया तरीका से एक बार पढ़ लीजिए। हम तो खैर जो सिलेबस है बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का, उसी को हम पढ़ा रहे हैं अभी। आपका यदि साथ हुआ अच्छा, तो फिर हम और आगे देखेंगे, कुछ और पढ़ाने का मन करेगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत अच्छे लेवल का हम प्रॉब्लम करा लेते हैं। मन में एक बात ये भी नहीं रखना कि इतना हार्ड हार्ड नहीं आता है सर, आप दे रहे हैं, तो ये भूल का मत में रहिएगा, इस हर में मत रहना, क्योंकि 2000 पोस्ट आ रहा है, और हर साल 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट पास आउट कर रहा है ना, तो उसको छाटना है। तो लेवल कुछ क्वेश्चन का हाई आ सकता है, तो यदि आप हाई लेवल का पढ़ के रखिएगा, तो लो लेवल वाला इसे टिक मार के निकल जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए बस, हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को हम पढ़ाते तो बोलता कि सर इतना हार्ड हार्ड दे दिए, नहीं पूछता, ठीक है नहीं पूछेगा, लेकिन बाय द वे पूछ लिया तो सिर्फ आप ही बना पाइएगा, दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। जो ऊपर ऊपर पढ़ेगा वो डीप का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल इसमें पूछता है, बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, इसलिए बनाइए, ठीक है। देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ 6 ओम और 8 ओम दिया हुआ है एक्सएल। इस सर्किट में 20 एम्पियर करंट जा रहा और 200 वोल्ट लिखा हुआ था। देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जैसा ही ये सर्किट देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि एसी वोल्टेज जा रहा होगा, इसमें सिंबल भी लिखा हुआ। तो यह जो वोल्टेज है ना, ये कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। ये कौन सा करंट है, आरएमएस करंट है। कभी नहीं समझिएगा कि एसी का ही मैक्सिमम करंट दे दिया है, चाहे मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया है। यदि साइन वगैरह लगा के इक्वेशन में लिखेगा, तो इक्वेशन से तो आप पकड़ ही लीजिएगा कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो पकड़ना क्या होगा हमको, कि ये जो डाटा दिया गया है आरएमएस वोल्टेज है, और ये जो डाटा दिया गया है आरएमएस करंट है। क्लियर हुआ। अब आइए आगे, तो देखिए 6 ओम 8 ओम रेसिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया है। पहला पूछा है पावर फैक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूसरा पूछा है पावर कंज्यूम बाय इन द इंडक्टर। पहला बताइए पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं किसको, कॉस फाइव को। तो इस सर्किट में पावर फैक्टर यदि आपसे पूछ दे, पहला पूछा है, सॉल्यूशन है थर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पावर फैक्टर पूछा है ना, तो पावर फैक्टर के लिए वो आपको हम बताए थे, ट्रायंगल कुछ नहीं आएगा, एगो ट्रायंगल फटाक से नहीं बनाइएगा, देरी एकदम करना ही नहीं है। इस पे आर होता है, और यहाँ एक्सएल होता है, और यहाँ पे जेड होता है, और फटाक से यहाँ पर एंगल बना लीजिए, और यहाँ से पावर फैक्टर का फार्मूला लिख लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब आप भी एग्जाम में फटाक से नहीं बनाएंगे, कोई देरी ही नहीं होगा। तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, तो इतना हम लिख दे रहे हैं, आधार बटे कर्ण, आर बटा जेड। लेकिन एग्जाम आपको सवाल में दिया है, ये दे दिया है 8 ओम, सॉरी 8 नहीं, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये है 8 ओम। ये क्या होगा, तो 8 6 है, तो आपको आता होगा निकालने के लिए, तो वो लगता है कि 10 ओम हो जाएगा। कुछ करना है जी, एक समकोण त्रिभुज में कौन नहीं जानता कि कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब लंब आधार दिया हुआ है, तब, है ना। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर का स्क्वायर और एक्सएल का होल स्क्वायर।
आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 36, 64, 100, 10। तो जेड का वैल्यू क्या हो गया? 10 ओम। बोलिए इससे भी आसान क्वेश्चन होगा। तो आर का वैल्यू कितना? 6। और जेड का वैल्यू कितना? जेड का वैल्यू 10। तो कितना आ गया? 0.6। बगल में लिखना पड़ेगा लैग। क्यों ऐसा लिखे? ये जो पावर फैक्टर आया है ना, लैगिंग आया है। ये पावर फैक्टर क्या आया है? लैगिंग आया है। अच्छा, हम आपसे सवाल यदि कर दे कि पावर फैक्टर क्या दर्शाता है। अच्छा चलिए हम आगे चलेंगे, तब अभी रुक जाइए। पावर फैक्टर दर्शाता है ना कि 60% ही पावर यूटिलाइज करेगा ये। तो बताइए कितना गलत बात है। आप किसी सर्किट में पावर दे रहे हैं तो आप तो चाहिएगा ना कि जितना हम दिए उतना हमको मिल जाए, जितना इनपुट दिए उतना मिल जाए, 100% मिले। 100% का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर आ गया 0.6। ये पावर फैक्टर अच्छा नहीं है। इस पर भी हम कहानी चर्चा करेंगे। थोड़े से पेशेंस रखिए, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहला निकल गया पावर फैक्टर। दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है आपसे पावर कंज्यूम इन द सर्किट। सर्किट में कितना पावर कंज्यूम किया जा रहा है? सर्किट में पावर क्या कंज्यूम किया जा रहा है? ठीक है। तो पावर जो बताए हैं इस प्रकार के सर्किट में, आरएल सर्किट में, वी आई कॉस फाइव बताए हैं। ये जो वोल्टेज होता है आरएमएस वोल्टेज होता है, ये जो करंट होता है आरएमएस होता है। तो आप पावर फैक्टर निकालिए लिए हैं। सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है, ये है। सर्किट में करंट भी दिया हुआ है, ये। मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या क्या क्या? 100 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट वोल्टेज है, और 20 एम्पियर करेंट है। 20 एम्पियर करेंट है। यानी कि जो वोल्टेज है 200 वोल्ट, और ये 20 एम्पियर। और कॉस फाइव अभी जस्ट निकाल के लाए आप 0.6। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2400 वाट। दो तरीका से आपको हम समझा देंगे। पहली बात ये समझ में आ गया। देखिए इसी तरीका को अडॉप्ट करके चलिए आप। पावर जब भी पूछे तो वी आई कॉस फाइव होता है। इसमें पावर क्यों निकल गया? क्योंकि आर है, और आर के वजह से ही ये पावर हुआ है सर्किट में। आ रहा समझ में? आर ही है जो पावर को क्या कर दिया, वो कंज्यूम कर लिया। क्लियर? अच्छा, आप यदि ये फार्मूला नहीं भी लगाना चाहिएगा तो देखिए आप पावर का फार्मूला ये भी पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर। इस सर्किट में तो करंट जा रहा था। कौन सा करंट जा रहा था? तो 20 एम्पियर का होल स्क्वायर। और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ था 6। कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा 2400 वाट। लेकिन ध्यान से देखना है, इस फार्मूला पर तुरंत नहीं बना देना है आपको, है ना। कभी कभी आगे बढ़ने पे इसमें प्रॉब्लम आता है। अभी तो एग्जैक्ट आंसर मिल गया है, लेकिन हम इसमें भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आता है। बहुत सारा लड़का सर्किट में देखा होगा कि करंट आ गया सर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ, बना दीजिए, आंसर आ जा रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर सतर्कता यह बरतना है कि यह जो करंट है, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया था 20 एम्पियर। यदि ये वेव के टर्म में रहेगा, वेव के टर्म में समझ रहे हैं, मैंने कि इक्वेशन के टर्म में रहेगा, तब ये संभावना है कि गलती हो जाएगा आपसे। क्योंकि यहाँ पर जो करंट यूज हो रहा है, जो वोल्टेज यूज हो रहा है, आरएमएस हो रहा है, तो आप जो यहाँ पर डाले हैं वही वाला चीज है। लेकिन कहीं इक्वेशन के रूप में दे दे, वहाँ पर तो मैक्सिमम रहेगा। आप जो निकाल दीजिएगा मैक्सिमम से निकाल दीजिएगा तो आंसर अलग आ जाएगा। तो चलिए इतना डिस्कशन अभी नहीं, आगे चलेंगे तो करेंगे। अभी समझ ले चलिए, जो हम समझाए हैं थ्योरी उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। बहुत डिस्कशन करना है, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक एक चीज को एकदम क्लियर कर देंगे, पूरा टेक्निकल एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। समझ गया? आगे चले। तीसरा सवाल क्या किया है ये? रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। ध्यान से देखिएगा, पावर दो टाइप का होता है, एक्टिव रिएक्टिव, है ना। तीसरा पूछ रहा है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्यू। क्यू क्या हो जाएगा सर्किट में? बताइए। वी आई साइन फाइव होगा।
ध्यान से देखिएगा, आपको इस सर्किट से साइन निकालना होगा। जैसे इसी से नहीं निकालने जी, कॉस। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो गया, कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, साइन पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, फटाफट निकालिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो यही चीज सीखे ही है 10 क्लास में, कुछ ज्यादा भारी हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज करेंट ध्यान से देखिएगा। आप पावर जब पढ़ाए थे वहां पर जाके देख लीजिए कि एक्टिव पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर आपको बताए थे वी आई साइन फाई। यहाँ साइन का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए। बहुत ही आसान दिया हुआ। तो 200 इंटू 20 इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई कर्न, तो 8/10, 8/10। ये 10 से ये 10 कट गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3200। यही होगा ना। तो ये हो गया बाट में, ये हो गया VAR लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये यूनिट ये लिखना पड़ेगा आपको। है समझ में। तो 3200 VAR, क्लियर हुआ। ये हो गया सर्किट का रिएक्टिव पावर। अब आगे आइए, अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है इसमें। अगला पूछ रहा है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करेंट। ध्यान से देखिएगा, लाइन करेंट जो जा रहा है ना सर्किट में 20 एम्पियर, इसका एक्टिव कंपोनेंट बताइए, इसका एक्टिव कंपोनेंट बताइए। आगे चले। तो एक्टिव कंपोनेंट और तीसरा हो चुका है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोला है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करेंट, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करेंट, करेंट का एक्टिव वाला भाग, करेंट का भी एक्टिव और रिएक्टिव भाग दोनों होता है, एक्टिव रिएक्टिव, ठीक है। तो जैसा ही एक्टिव भाग पूछेगा, एक्टिव भाग पूछेगा तो सप्लाई करेंट और इसमें कॉस लगा दीजिएगा। करेंट का दो कंपोनेंट होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये रोटेटिंग चीज है, इसलिए फेजर बोला गया। फेजर का मतलब रोटेटिंग लाइन, रोटेट जब करेगा तो कुछ एंगल बनाएगा। तो जब करंट 20 एम्पियर पर चल रहा है ना, तो ध्यान से देखिएगा कुछ ना कुछ एंगल हुआ होगा। अब आपसे हम पूछ दे कि एंगल क्या होगा, एंगल निकाल के बताइए, तो आपको अभी यहीं से पता चल जाएगा कि एंगल क्या हुआ होगा। तो देख लीजिए, इसी में बताइए एंगल निकालना था। एंगल के लिए आपको क्या बताए थे हम, tan फाई लगा लीजिएगा। तो tan फाई लगाइएगा, ध्यान से देखिए, हम यहाँ से एंगल निकालना चाहेंगे, tan फाई निकालिएगा तो 8/6 हो जाएगा। इसको काट करिए, 4/3, इसको कैलकुलेट करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इसके लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन हम तब वहाँ से और डिक्लियर बता पाते, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और बताएंगे। देखिए इंजीनियरिंग एग्जाम में ना कैलकुलेटर ले जाने का परमिशन रहता है, ठीक है। जैसे आप डिप्लोमा करिएगा या बीटेक वगैरह करिएगा तो वहाँ पर कहता है कि कैलकुलेटर ले जाइए बनाइए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा डाटा आता है ना। साइन 2 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, 4 डिग्री का आ जाएगा, तो बनाना पड़ता है। लेकिन जब वही एग्जाम कंपटीशन में आता है, जेई का, टेक्नीशियन का, तो उसमें उस टाइप का क्वेश्चन डालता ही नहीं है कि ताकि कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़े। हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चल रहा, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि यही आपका एंगल है, क्या डिग्री बनने वाला है, ठीक है। वो हम बात कर रहे थे। आपको लेकिन एक बात और याद रखना होगा कि एक्टिव कंपोनेंट जैसे ही बोलेगा, है ना, तो आई कॉस फाई, और रिएक्टिव कंपोनेंट बोलेगा तो आई साइन फाई लगाइएगा, ठीक है। यही चीज याद रखना है। तो आई कितना है आपका 20, आई कितना है 0.6, तो 12 एम्पियर। देख लीजिए, आप जो करंट सप्लाई कर रहे हैं 20 एम्पियर, उसका एक्टिव भाग 12 एम्पियर आया। आया समझ में।
ये मत बोल देना कि 12 भागे हाँ आया 12 एम्पियर और 8 एम्पियर हो गया रिएक्टिव, तो गलत हो जाएगा, फिर वहां पर साइन लगा के बनाना पड़ेगा। बार बार याद रखना है, इसमें सिंपल जोड़ घटाव नहीं चलेगा, सीधा चलता है ट्रायंगल वाला। एक्टिव कंपोनेंट बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइन करंट का एक्टिव कंपोनेंट आपने निकाल दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, नहीं समझ में आया होगा तीनों को फिर से नोट करिए उस क्वेश्चन को। थर्ड का, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये था। सबसे पहले क्वेश्चन पे जाइए, पूछ दिया पावर फैक्टर आपने बना लिया, पावर कंज्यूम इन द सर्किट वो भी बना लिया, रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द सर्किट वो भी बता दिए, और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट, लाइन करंट का एक्टिव कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आएंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये सर्किट दिया है, आर गायब है, और आपका वोल्टेज करंट दिया गया है, आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस करंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पावर कंज्यूम इन द सर्किट, सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो बताइए। सर्किट का शॉर्ट फॉर्म में सी के टी लिखते हैं, CIRCUT, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, CKT शॉर्ट फॉर्म में, CIRCUT, है ना। सर्किट को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TF लिख देंगे, समझ जाना है। आगे चलेंगे, धीरे धीरे सब आते रहेगा, सब समझते रहिएगा आप लोग, आपको हम अपने रूप में ढाल देंगे, ठीक है। पावर कंज्यूम इन द सर्किट, पावर फैक्टर, 3 चीज पूछा है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग प्रयास करते हैं इसी इतना ही स्पेस में कर देने का। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहला क्या बोला, आर। आर कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए, इस सर्किट में वोल्टेज दिया गया है कितना, 100 वोल्ट। करंट दिया गया है, करंट दिया गया है कितना, 20 एम्पियर। तो आपको मालूम है I इज इक्वल टू फार्मूला मालूम है, V/Z, है ना। तो सारा डाटा पुट करिए, यहाँ से जेड का वैल्यू निकालिए, आ रहा है ना समझ में। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, वोल्टेज कितना 100, करेंट कितना 20, यानी कि 5 ओम, जेड की वैल्यू। अब बताइए समकोण त्रिभुज पर सीधे चले जाइए, R XL Z एकदम माइंड में फिट करिए, तो उसमें क्या आपको मिल गया, XL मिल गया, जेड मिल गया, आर नहीं निकल जाएगा। तो निकालना है पहला में आर, आइए तुरंत निकाल देते हैं, लीजिए। जेड की वैल्यू आपने अभी निकाला, किसके सहायता से निकाला, तो वोल्टेज करंट के सहायता से निकाला, और ये आपको एक्सएल दिया हुआ बहुत पहले से 4 ओम। इसका मतलब है कि ये आर जो होगा 3 ओम होगा। समकोण त्रिभुजों में तो ऐसे ही ना होता है जी, 4 5 3। नहीं तो निकालिए, कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ऐसे भी देखिए, 4 × 16 = 3 × 9, 16 × 9 = 25, 25 का 5, यानी ये 5 है, ये 4 आया तो 3 जरूर होगा। तो पहला का आंसर निकल गया आपका 3 ओम। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम आंसर। कोई दिक्कत, तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन जब ना समझिएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पावर कंज्यूम इन द सर्किट, अभी सर्किट में पावर कह रहा है, तो देखिए जब ये डायग्राम बनाए हैं तो यहाँ से आपको तो एंगल निकल जाएगा फाई, कॉस फाई। पावर निकालना है तो वोल्टेज करेंट, पावर निकालिए। क्या कह रहा है, पावर। दूसरा सवाल है ना क्या, पावर कंज्यूम, कितना कंज्यूम्ड कर रहा है, तो पी एवरेज पावर ही कंज्यूम करता है। VRMS फार्मूला बार बार ऐसे ही लिखिएगा, IRMS इंटू कॉस फाई। तब वोल्टेज दिया हुआ है आपको, करंट भी दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, सर्किट में आपको क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। 100 वोल्ट 20 एम्पियर, 100 वोल्ट 20 एम्पियर, 100 वोल्ट 20 एम्पियर,
100 वोल्ट 20 एम्पियर। और आइए यहाँ से कॉस का निकाल लीजिए ट्रायंगल से। कौन सा ट्रायंगल से? देख लीजिए, यहाँ से कॉस निकालिए, पावर फैक्टर निकालिए। पावर फैक्टर जब निकालिएगा आप लोग, यही है आपका, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम है। यहाँ से पावर फैक्टर निकालना है, कॉस फाई। तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो 3/5, 5 चौका 20, 4 तिया 12, यानी 1200 वाट। आंसरवा वाट इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि एक्टिव पावर आ रहा है, रिएक्टिव रहेगा तो VAR लिखना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको नोट करिए। देख लिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आगे चले, चलिए। अब क्या पूछा है इसमें? नेक्स्ट सवाल इसमें और कर रहा है, पावर फैक्टर। अच्छा देखो, उल्टा उल्टा पूछ दिया। पावर कंज्यूम पूछ करके फिर पावर फैक्टर पूछ रहा है। पहले ही पावर फैक्टर पूछता तब पावर कंज्यूम पूछता है ना। तो पावर फैक्टर तो हम लोग जान ही गए। इसमें क्या आया पावर फैक्टर? आइए, पावर फैक्टर ये आया, इसको डिवाइड करिए तो 0.6 लैग हो गया। ये तीसरा का जवाब है, लीजिए, हो गया 0.6 लैगिंग। यह बतला रहा है कि इस सर्किट में जो रेसिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रहा है ना, वो 60% ही कर रहा है। सॉरी, वो 60% नहीं है, गलत हम बोल दिए। हम क्या बोले, पावर फैक्टर क्या बता रहा है? तो इस सर्किट में जो आप पावर सप्लाई किए हैं, इस पावर फैक्टर का मतलब ये होगा कि इस सर्किट में आपको जो मिलने वाला पावर वो 60% ही मिलने वाला है। तो हमारा इच्छा होता है कि हमको 100% मिले, तो 100% मिलने के लिए कॉस का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, यानी पावर फैक्टर 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप जितना अच्छा पावर फैक्टर रखिएगा, देखिए ये खराब है, इसीलिए जितना आप अच्छा पावर फैक्टर रखिएगा उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ये क्या हो रहा है? लॉसेस हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जब जाइएगा छापा मारने, जब जॉब में आइएगा, तो वहाँ पर पावर फैक्टर मीटर लगा रहता है, उसको चेक करना होता है। समझ गए? अब मेरी बात को समझिएगा, यदि वो बिजली बिल भी सही दे रहा है, जितना बिजली आ रहा है वो दे रहा है, फिर भी उसमें उसको कंप्लेंट पकड़ना पड़ता है कि वो लॉसेस कर रहा है ना। आप जब मैंने हम आपको पढ़ा दिए 100%, तो हम आपसे पूछेंगे कि 100% बताओ, मैंने पूरा याद किया जी, बोलो। अब तुम कुछ बोला, कुछ भूल गया, तो इसका मतलब है कि तुम लॉस कर गया। तो हम तुमको दंडित करेंगे, पनिशमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट यही है, गवर्नमेंट जो पावर दे रही है ना, तो उस पूरे पावर का वो जो पावर आपको दिया है ना, जो कॉस्ट लगा, तो आप उसको दीजिएगा ना भाई। तो आप क्या कर रहे हैं कि लॉस में बर्बाद कर दे रहे हैं। और आप हमको बता रहे हैं ना, तो मान के चलो कि 100 वाट पावर गवर्नमेंट दिया उस इंडस्ट्री को, तो 100 वाट है, तुम अपना यूज करो, है ना। तो वो क्या करता है कि नहीं, वो बोलता है कि 40 वाट तो पावरे आया, हमारा मीटर देखिए ना भाई, 40 वाट उठाया था, 40 वाट का ले जाइए पैसा। हम एक एग्जाम्पल के बाद समझा रहे हैं आपको, या 60 वाट ही यूज किए। तो सरकार बोली करे हम तो 100 यहाँ से दिए हैं भाई, का मतलब है कि तुम्हारा पावर फैक्टर गड़बड़ है, तुम्हारा मशीन सब लॉस कर रहा है, चोरी कर रहे हो, तुम अपना मशीन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सब कुछ पर नहीं ध्यान दे रहे हो, है ना। तो कैसे चेक करिएगा? तो पावर फैक्टर एक होता है मशीन, है ना, पावर फैक्टर मीटर होता है, उसी पर से चेक किया जाता है। तो इसीलिए हर हमेशा इंडस्ट्री में याद रखना कि पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, 0.8 0.9 के आसपास। कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा लॉस करिएगा तो फाइन मारिएगा। तब वहाँ पर आपको मेरा बात याद आएगा, अच्छा सर ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे होता है। जब अभी जानकारी रहेगा वहाँ पर बोल्डनेस के साथ काम करिएगा, नहीं वहाँ पर फिर मिस्टेक होगा आपसे। आए सुने? तो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, आएगा। और इससे रिलेटेड जब वहाँ पर जाइएगा फील्ड में, तो बहुत बोल्डनेस के साथ काम करिएगा, बहुत नॉलेज रहेगा आपको। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, पूरा थ्योरी बताएंगे। क्लास कैसा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।